सकते हैं, आप इकोनॉमिक वैल्यू ऑफ लाइफ भी कह सकते हैं। देखिए, किसी भी आदमी का इमोशनल वैल्यू तो कोई कंपनसेट नहीं कर सकता है। So when you talk about insurance only, value in terms of money can be compensated. So there is no, कोई इमोशनल वैल्यू लगा ही नहीं सकते फॉर सम। एक परिवार के लिए एक आदमी पूरी पूरी लाइफ होता है, सब कुछ होता है। बट ह्यूमन लाइफ वैल्यू का मतलब ये है कि अकॉर्डिंग टू सम पैरामीटर्स, अगर उस आदमी को कुछ हो जाए तो एटलीस्ट वो उसका वर्थ है अगर वो दुनिया से जाता है। आपको क्या लगता है कि आज की तारीख में जो भी लोग अर्न कर रहे हैं कुछ भी पैसा, उन सब का कोई ना कुछ फाइनेंशियल वैल्यू है। और अगर वो जा रहे हैं दुनिया से अनटाइमली, तो उस फाइनेंशियल वैल्यू का लॉस उन लोगों को जरूर हो सकता है जो उनसे उन पे डिपेंडेंट है, या डिपेंडेंट नहीं भी है तो भी लॉस है। सो व्हाट डू यू थिंक, ऑन व्हाट बेसिस द इकोनॉमिक वैल्यू ऑफ समवंस लाइफ बी कैलकुलेटेड? आपको क्या लगता है उसका बेस क्या होना चाहिए? हम्म? जो इस पर जितना किस बेस एवरी पे निकालेंगे आप? जितना उसकी वैल्यू, जितना वो अर्न कर रहा है, और जितनी उसकी एक इनकम, एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी होती है, उससे अगर वैल्यू निकाल ले तो उसकी लाइफ निकल आएगी। यानी कहने की जितना वो कमा रहा है उसके बेसिस पे। जी। व्हाट एल्स? एक्सपेंसेस डिस्कसिंग। या तान्या प्लीज बताइए। एक्सपेंसेस जो उनके मंथली होते हैं, क्या खर्चा कर रहे हो। एक्सपेंसेस और नेटवर्थ को ले सकते हैं। क्या क्या इंपॉर्टेंट है, मतलब उसको कंसिडर किया जाना चाहिए। और नेटवर्थ उसकी। नेटवर्थ। फ्यूचर इंक्रीमेंट। नेटवर्थ के बराबर इंश्योरेंस। फ्यूचर इंक्रीमेंट्स जो भी होंगे। नेटवर्थ के बराबर अगर वो इंश्योरेंस लेगा, तो अगर मान लीजिए अगर अंबानी की नेटवर्थ 1 लाख करोड़ की है, या वट एवर इट इज नंबर, उस नंबर के का इंश्योरेंस कौन देगा उसकी लाइफ पर? नहीं देगा कोई। आई डोंट थिंक नेटवर्थ इज द राइट थिंग टू फ्यूचर कंसिडर। इंक्रीमेंट होते हैं सर, जो जैसे भी सैलरी इंक्रीमेंट होते हैं वो काउंट यस, करते हैं एज के इट इज अकॉर्डिंग। वेरी गुड, इट इज वेरी गुड। एनी सैलरी इंक्रीमेंट, हो सकता है कि वो दुनिया से चला जाए, लेकिन तब जाए जब तो काम एंड कर रहा योर रिटायरमेंट। एज एज भी काउंट होती है एज के अकॉर्डिंगली, था। मतलब एज किस और एज व्हाट का एल्स? है। कैन आई हैव सम मोर वॉइसेस? ये तो कुछ ऐसा है नहीं जो आपके दिमाग में आता है आपको लगता है कि नहीं नहीं सर, किसी की फाइनेंशियल वर्थ, अब राहुल अग्रवाल की फाइनेंशियल वर्थ तो सचिन तेंदुलकर की तो सेम हो नहीं सकती। सही बात। सर assets, डिपेंडेंट, सर मीन्स डिपेंडेंट, व्हाट यू asset मीनिंग? property. सर डिपेंडेंट, मेंबर्स इन फैमिली। सर लाइबिलिटी, यस। डिपेंडेंट। तो लाइबिलिटी लिख लूं? हम्म। सर इन्फ्लेशन। हाँ, बिल्कुल कंसिडर करेंगे। और मेंबर्स इन फैमिली। मेंबर्स मेंबर्स इन फैमिली। फैमिली। ओके, व्हाट एल्स? ईयर्स टू रिटायरमेंट, मतलब कब वेरी तक। गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, यस। ओके, वेरी गुड। So on the basis of income, expenses, future salary increments, what is current age, when he will retire, what is the liability, how many members in the family, you know, ये सब कितनी लाइबिलिटीज हैं, या मान लीजिए ये सब होता है। देखिए ब्रॉडली, अंडा दे। when I talk about human life value, there are two दाल method of दाल खरीद लो। calculating. Renault, please keep yourself on mute. There's a voice behind you. So there are two ways of calculating human life value broadly. One is income based method. Now, what is income based method? That whatever your current age is, आप कब तक कमाओगे, वो आपका टेन्योर। मान लीजिए, मैं बहुत बहुत सिंपल वर्ड में बात कर रहा हूं आपसे, कोई आदमी 35 ईयर्स का है, 60 साल नॉर्मल रिटायरमेंट एज है, करंट ग्रॉस इनकम या करंट इनकम बोल देता हूं, दैट इज लेट्स से 15 लाख पर एनम है। अगर आज इस आदमी को कुछ हो जाए मोटा मोटी, तो क्या मैं कह सकता हूं कि आने वाले 25 साल तक
जो घर में 15 लाख रुपए आते वो नहीं आएंगे? यस और नो? यस सर। ये कह सकते हैं। बाद में सब करेंगे, सैलरी इंक्रीज होगी, ये सब सब करेंगे। तो मैं एज्यूम करूं कि अगर इस आदमी को आज कुछ हो जाए, देखिए डेथ इज अनसर्टेन, डेथ इज द बिगेस्ट ट्रुथ। जो भी आया है वो जाएगा, कोई आगे जाएगा कोई पीछे जाएगा, जाएगा जरूर। अब जब वो जाएगा लेकिन जानता नहीं है कब जाएगा, तो जब कोई जानता ही नहीं है कब जाएगा, तो इसकी कैलकुलेशन कहाँ होनी चाहिए बताइए? क्या मैं ये पता कर सकता हूँ कि आज के 5 साल बाद आपकी ह्यूमन लाइफ वैल्यू क्या होगी? अरे 5 साल तक आप जिंदा भी रहेंगे कौन जानता है। यानी ह्यूमन लाइफ वैल्यू कैलकुलेट कब होती है पता है आपको? ऑलवेज इन प्रेजेंट। मैं कह ही नहीं सकता कि आपके 10 साल बाद ह्यूमन लाइफ वैल्यू होगी। जिस दिन मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ उसी दिन के हिसाब से सारी कैलकुलेशन चलेगी। प्रेजेंट कभी कोई आपकी इनकम क्या है? प्रेजेंट में आपकी ह्यूमन लाइफ वैल्यू क्या है, क्योंकि डेथ तो आज भी हो सकती है, राइट। कल की भी निकालोगे तो अलग निकलेगी, राइट? इसलिए स्टूडेंट्स, फॉर कैलकुलेटिंग ह्यूमन लाइफ वैल्यू ऑलवेज पीवी फॉर्मूला इज यूज्ड, ऑलवेज। यानी आप कि जो कैश फ्लो है, 25 कैश फ्लो का नुकसान आपकी फैमिली को होगा 15 लाख रुपए पर एनम। अगर आपकी फैमिली उसको, उस क्लाइंट की फैमिली मान लीजिए कहीं भी इन्वेस्ट करती, तो अब ये पैसा तो कहीं ना कहीं तो इन्वेस्ट रहेगा, तो उसके लिए एक डिस्काउंट रेट भी आपको दी गई होगी। तो डिस्काउंट रेट क्या होती है भी समझिए। प्रैक्टिकली वो रेट है जिस रेट पर उसकी फैमिली उसके जाने के बाद ये पैसा जमा कर देगी। तो अगर मैं सिंपलेस्ट कैलकुलेशन करूं तो क्या आ जाएगी कि 7% अगर मैं मानता हूं डिस्काउंट रेट, कितने साल? 25। 15 लाख रुपए की पीएमटी 0 1, यानी 7% पे कितना पैसा इन्वेस्ट करें कि 25 साल तक 15 लाख रुपया बिगिनिंग में मिले? इंश्योरेंस की कैलकुलेशन तो ऐसा तो कर नहीं सकते कि एंड ऑफ द ईयर मिले, ये तो इमरजेंसी फंड रिक्वायर्ड होता है। तो पता है आपको ये फंड क्या है? 1 करोड़ 87 लैक्स। तो ये ह्यूमन लाइफ वैल्यू है उस आदमी की। यानी 1 करोड़ 87 लाख रुपीज उसकी फैमिली अगर 7% पे डिपॉजिट कर देगी, तो 15 लाख रुपए उसे अगले 25 साल तक मिलते रहेंगे, राइट? वही फाइनेंशियल फॉर्मूला यूज किया है जो आपने पहली क्लास में सीखा था, ठीक? लेकिन क्या ये तरीका सही है? इसमें कुछ और मैंने और कुछ ऐड करना चाहिए, कुछ और कंसिडरेशन में आनी चाहिए, कुछ और चीजें? सर इज दिस, इन्फ्लेशन ऐड होना चाहिए। इन्फ्लेशन आ जाना चाहिए। इन्फ्लेशन आना चाहिए ना सर। ये फॉर्मूला लगा रहा हूं तो मैं ये मान रहा हूं कि उसकी सैलरी 15 लाख ही रहेगी अगले 25 साल तक। वो तो गड़बड़ है। So, because if I am calculating like this, because I did not use any inflation here of salary का इंक्रीमेंट तो मैंने कंसिडर ही नहीं किया, तो इसका मतलब मैं ये मान रहा हूं कि 25 बार कितने मिलेंगे? सिर्फ 15 लाख। आप सबने कहा नहीं नहीं सर ये तो गलत है, कम से कम 5 से 6% का एवरेज इंक्रीमेंट मानिए। तो एवरेज इंक्रीमेंट अगर मानूंगा मैं और उसे कंसिडर करूंगा, तो नीरज मकानी जी ये प्रेजेंट वैल्यू ज्यादा आएगी या कम आएगी? कम आएगी। हम्म? ज्यादा आएगी भाई। ज्यादा आनी चाहिए कम, सर। कम क्यों आएगी? मतलब अब आप ये बोल रहे हो कि मुझे 15 लाख रुपया मेरी फैमिली को कुछ हो जाए तो बढ़ता हुआ मिलना चाहिए हर साल 5% से। तो बढ़ता हुआ मिलना चाहिए तो रिक्वायरमेंट क्या होगी? ज्यादा या बढ़ जाएगी। कम? बढ़ जाएगी। यही है। राइट? ज्यादा ही तो होना फॉर्मूला का नाम बताइए, जोर से बताइए, बोलिए। क्या फॉर्मूला लगाऊं? क्या फॉर्मूला सिखाया था अभी? इन्फ्लेशन है। हाँ, तो फॉर्मूला क्या है? निकालिए एक्सेल शीट, बोलिए। Rate रेट minus माइनस inflation by 1 इन्फ्लेशन plus inflation. इज रेट हेयर 7%। 7%। 7%. जो डिस्काउंट रेट होगी जहां पैसा डिपॉजिट रहेगा, माइनस इन्फ्लेशन कितना है? 5%. डिवाइड बाय। 1 1 plus + 5%। 5%। अब अगर कोई फैमिली कहे कि 15 लाख रुपए तो आज कमा रहे हैं भाई, हर साल एवरेज 5% बढ़ता भी तो सही, बढ़ा दो। तो जहां प्लेन वनीला 7% रखा,
उसकी जगह ये रख दो, खत्म काम। ऑटोमेटिकली 25 बार क्लाइंट की फैमिली को 15 लाख रुपए, पहले 5% बढ़े तो पहला 15 लाख, अगला 15 लाख 75 हजार, 15,75,000। उसके बाद फिर उस पर 5%, ऐसे बढ़ता ही चला जाएगा। और इंश्योरेंस अमाउंट कितना हो गया? 1.87 से 3 करोड़। 3 करोड़। और देखिए, हमारे देश में लोगों की आदत है लाइफ इंश्योरेंस ऐसे खरीदने की कि ठीक है, 25 लाख का ले लेते हैं, 50 लाख का ले लेते हैं, विदाउट नोइंग देयर वर्थ, विदाउट नोइंग देयर इकोनॉमिक वैल्यू, दे बाय इंश्योरेंस। आज की महंगाई में, पहले अगर आप आज 10 साल पहले किसी कहते नितिन जी 1 करोड़ का इंश्योरेंस कितना बड़ा लगता था, 1 करोड़ का इंश्योरेंस लगता था ना। बहुत बड़ा सर। अब तो मुझे लगता नहीं है कि 1 करोड़ 2 करोड़ का इंश्योरेंस कोई ऐसी कोई बहुत बड़ी बात है कि आप ले रहे हैं तो ठीक है। कुछ आपको लगता है कि इसमें और कुछ कंसिडर किया जाना चाहिए? एनीवन? तानिया? सर हम लोगों ने उनका एवरेज इंक्रीमेंट नहीं ऐड किया ना, सेंसेस 5%। नहीं देखे हमने उनके। उसमें सब क्यों देखिए, जब ओवरऑल मैंने पूरा का पूरा अम्ब्रेला ही कंसिडर कर लिया, एक्सपेंस तो इनकम में से होगा ना। हम्म। सोच के देखो भाई, खर्चा तो इसी इनकम में से करता हो। आर यू एबल टू राइट। अंडरस्टैंड द लॉजिक? या You would have spent the money out of this income only. I have taken the whole income. Yes or no? यस। सर What? इसके कुछ इन्वेस्टमेंट भी होते हैं जब आदमी चलता रहता है। मान लीजिए किसी ने कुछ चीज खरीद रखा है, तो वो क्या ह्यूमन लाइफ वैल्यू में तो उसको माइनस नहीं करेंगे कि इतने इन्वेस्टमेंट मैंने किए हुए हैं तो अब कितना लेना चाहिए। बहुत अच्छा सवाल है। ये कह रहे हैं कि मान लीजिए 3 करोड़ का वैल्यू आ रहा है, लेकिन 1 करोड़ मैंने ऑलरेडी जोड़ लिया, तो मैं 2 करोड़ का इंश्योरेंस ले लूँ तो ज्यादा बेटर है। यही आपका सवाल है सर शायद? हम्म। नहीं, यस सर। मोस्टली लोग इसे नहीं करना चाहेंगे, क्योंकि एक बहुत नॉमिनल अमाउंट से आप 2 करोड़ के 3 करोड़ के इंश्योरेंस पहुंच जाते हैं। मान लीजिए 2 करोड़ के इंश्योरेंस का प्रीमियम और 3 करोड़ के इंश्योरेंस का प्रीमियम को डिफरेंस लीजिए। उस प्रीमियम के डिफरेंस में और कहाँ उसकी 1 करोड़ की सेल्फ वर्थ, नेटवर्थ, तो आइडली इट शुड नॉट बी डन। क्योंकि वो पैसा, नहीं तो किसी को अपना घर बेचना होगा, म्यूचुअल फंड तोड़वाने पड़ेंगे, कुछ भी जिस जिस असेट से वो अटैच्ड है। और फिर भी किसी को लगता है कि नहीं नहीं, कंफर्टेबल हूँ, मेरा 1 करोड़ तो मेरे पास है, मेरी फैमिली वो यूज कर लेगी, तो आई वॉन्ट ओनली 2 करोड़। वेरी मच पॉसिबल। बट आई थिंक प्रीमियम देख के अगर आपको बड़ा रिस्क कवर मिल रहा है, तो वाई टू टच सेल्फ एक्वायर्ड एसेट्स, वो कहीं और यूज की जा सकती सर है। वन ऐसा मेरा मोर पर्सनल। थिंग कि मान लीजिए कोई मैरिड आदमी है, उसको 20 साल बाद बेटी की पढ़ाई के लिए पैसे चाहिए 2 करोड़, और बेटी की शादी के लिए चाहिए, तो वो भी तो उसकी ह्यूमन लाइफ वैल्यू का ही पार्ट कहलाएगा। दो तरीके होते हैं। पहला तरीका तो ये है कि आप एक्सपेक्टेड होल इनकम के हिसाब से निकाल लीजिए, जो हम तरीका सीख रहे हैं अभी। जो आप बोल रहे हैं वो दूसरा तरीका हो सकता है, कि जहां पे मैं इनकम के बेस पर नहीं जाना चाहता, क्योंकि मुझे लगता है कि मेरी इनकम फ्लक्चुएटिंग और मेरे खर्चे कुछ भी हो सकते हैं, विच आई रियली डोंट नो, जैसे जनरली बिजनेसमैन। बेसिकली वो वो इस सर मेथड से कभी नहीं फाइनेंशियल जाना चाहता। प्लानिंग में आएगा। बिजनेसमैन कभी इस मेथड से नहीं जाएगा, क्योंकि उसे लगता है कि मेरी इनकम तो कांस्टेंट है ही नहीं, तो मैं कैसे जाऊंगा इस मेथड से, मेरे खर्चे कांस्टेंट नहीं है। तो उसके लिए डेफिनेटली आप एक्सपेंस बेस्ड मेथड से जा सकते हैं, जिसकी बात मैं इसके बात करूंगा। ठीक है नितिन जी? और कुछ आपको लगता है? मुझे एक बात प्रैक्टिकली लगती है कि ये थोड़ा सा ओवर, ये थोड़ा इन्फ्लेटेड आ गया है इसका फिगर। पूछिए क्यों? अगर मैं आपको ये सवाल पूछूं कि जो आदमी 15 लाख रुपए साल के कमा रहा है, जिसकी ये ग्रॉस इनकम है, क्या वास्तव में उसके जाने से पूरे 15 लाख का ही नुकसान है? हम्म। सो क्या 15 लाख रुपया कंप्लीटली वो आदमी फैमिली में कंट्रीब्यूट कर रहा था क्या? नहीं। नहीं। नहीं सर। इंडिविजुअल एक्सपेंसेस थे उसके कुछ, ईएमआई। इंडिविजुअल 100% एक्सपेंस अपनी जगह पे सर, टैक्स भी तो दे रहा था गवर्नमेंट। टैक्स दे ईएमआई, रहा होगा, इंडिविजुअल एक्सपेंस होगा, कोई स्पोर्ट्स कर रहा होगा, कोई जिम कर रहा, वॉट एवर इट इज। ईएमआई वगैरह भी दे रहा होगा कुछ। तो डोंट यू थिंक कि कुछ ऐसे एक्सपेंस थे जिसकी वजह से फैमिली में तो हो सकता है 70% ही कंट्रीब्यूशन हो रहा हो ना उस इनकम का। हम्म। तो आपको यहाँ थोड़ा रैशनल होना पड़ेगा, राइट?
So let's say out of this 70% was being contributed in the family, 30% was self expenses. अब सेल्फ एक्सपेंस क्या हो सकते हैं? उसका टैक्स हो सकता है, उसकी खुद की लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम हो सकते हैं, उसका खुद का मान लीजिए कोई स्पोर्ट्स है जो कुछ फॉलो कर रहा है अपनी हॉबी। तो यहां पर फिर आप 15 लाख का 70% ही पीएमटी पकड़िए। थोड़ा सा लॉजिकल हो जाएगा, अननेसेसरी इन्फ्लेट होगा अदरवाइज। तो ये कम हो जाए, कितना आ गया? 2 करोड़। तो वैसे भी 15 लाख रुपए को आप पर मंथ करेंगे तो कितनी इनकम आ रही है? 12 से डिवाइड करेंगे तो 1.25 लाख रुपए, 1.25 लाख रुपए। 1.25 लाख रुपए वाले का 2 करोड़ रुपए का इंश्योरेंस। इनफ है। तो वो लगता है कि हाँ, इज एडेक्वेटली इंश्योर्ड। तो ये पहली ह्यूमन लाइफ वैल्यू की कैलकुलेशन थी, जिसमें जो आदमी इनकम पे कैलकुलेट करा रहा है, इनकम को पीएमटी मानिए, अगर इनकम बढ़ रही है तो रियल रेट निकालिए, और जो सेल्फ एक्सपेंसेस हैं सामने वाले के, उसको उस पीएमटी में से माइनस करके प्रेजेंट वैल्यू निकाल दीजिए। और ध्यान रखिएगा, इस प्रेजेंट वैल्यू के लिए, क्योंकि पीएमटी है, टाइप इज ऑलवेज वन। क्योंकि आप ये थोड़ी कह सकते हैं किसी की डेथ हो जाए और ये पकड़ा और ये, अरे पहला पैसा तो अब 1 साल बाद निकाल पाएंगे, मैंने तो ऐसे ही एचएलवी कैलकुलेट की थी। तो टाइप जीरो नहीं, टाइप इज ऑलवेज 1। क्या? वन। इमीडिएट रिक्वायरमेंट होगी ना फैमिली को पहले कैश फ्लो की। यहाँ तक कोई क्वेश्चन हो तो बताइए। सर ये क्वेश्चन में 70% या 60% ये ऐसे आएंगे क्या कि बिल्कुल उन्हें आएंगे, 70% फैमिली में कंट्रीब्यूशन किया? बिल्कुल आएंगे। वो 30% सेल्फ एक्सपेंस बोल देगा, इसका मतलब 70 लेना है। ठीक है, ओके सर। सर एक क्वेश्चन को फ्रेम करके इसी को पूरा क्वेश्चन कराइए ना, तब क्लियर हो जाएगा पूरा सब इंश्योरेंस कुछ। निकलवा दें नित्य बैरागी जी? निकालिए ना सर। क्यों नहीं निकालेंगे, बताइए आपकी एज बताइए। 48 सर। कब होंगे आप, या होना चाहेंगे? मन में इच्छा है 55 बट एक्चुअल 60। मन में इच्छा 55 की है आपकी? जी। सैलरी का एवरेज इंक्रीमेंट क्या है आपकी? अराउंड सैलरी का अराउंड 9 to 10%। वाह सर, बढ़िया है। तो करंट ग्रॉस सैलरी क्या है, बताना चाहेंगे? ये तो लड़का का उम्र सैलरी और लड़की का उम्र पूछना नहीं चाहिए, लेकिन आपने ऐसा क्वेश्चन पूछ दिया तो क्या बोले सर। बोला है बता भाई। सर। वो तो आपकी इच्छा पे है, मैं तो कैसे बोल सकता हूँ? तो मैं इसको क्वेश्चन फ्रेम कर देता हूँ। रैंडम अभी आप सच नहीं है, फिर भी आपको बता रहा हूँ अराउंड ऑफ से जाएगा, सिंपल से जाएगा। 36 पकड़ के चलिए। डेटा होता वो है इनकम टैक्स वाला नहीं आएगा, डोंट वरी, आप बताइए। तो डेटा जो आपका चल रहा होगा वो दूसरी वाली सिम से चल रहा होगा। ठीक है सर, मोटामोटी 36 लीजिए ना अभी। राइट। हाँ तो कितना सेल्फ एक्सपेंस मानते हैं आप इसमें? ना सेल्फ एक्सपेंस कितना परसेंटेज मानते हैं कि वो सेल्फ एक्सपेंस और टैक्स में चला जाता होगा, मोटा मोटी? उस तरह का मोटी ये नहीं मोटी। किया सर। नहीं, मैं ये बोल रहा हूँ। 70-30 कीजिए सर। हाँ, 30% सेल्फ एक्सपेंस चला जाता है ना। हम्म, कोई एग्जिस्टिंग इंश्योरेंस है क्या आपके पास? नहीं वो बहुत कम है। जितना भी अभी अमाउंट की बात बताइए, मोटा मोटी अमाउंट बताइए, मोटा मोटी है। अमाउंट बताइए। अराउंड 1 लाख रुपया साल में जाता है। इंश्योरेंस का इंश्योरेंस अमाउंट, कितना है? इंश्योरेंस सम अश्योर्ड। सर 10 टाइम होता है जनरली, तो 1 लाख अगर जा रहा है तो 10 लाख रुपए का। और ज्यादा होगा, टर्म ज्यादा नहीं होगा होगा इनके तो पास, 10 लाख रुपए होगा उसका। ज्यादा होगा इनके पास। ज्यादा हाँ होगा, नितिन। 20 नहीं नहीं, लाख के मैंने जानबूझ के ही नहीं किया सर, वो इंश्योरेंस ज्यादा नहीं है मेरा। इंश्योरेंस नहीं है आपका? बाकी टर्म प्लान है ना, टर्म प्लान एक है, बाकी वही सब पूछ रहा हूँ, मेडिक्लेम में। अरे इंश्योरेंस इंश्योरेंस बताया। उसी को ही बोलते हैं। हाँ? टर्म प्लान में आपको ये बताया होगा ना कि कल को आप कुछ हो जाए तो इतना पैसा मिलेगा, वो कितना है? प्लान में 1 करोड़ का टर्म प्लान है। हाँ, अब और आइए, बाकी यही पूछ रहा हूँ मैं, यही पूछ रहा हूँ।
अच्छा अच्छा। मैं समझ गया, आपको तो बढ़िया इंश्योरेंस पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि आप इंश्योरेंस और टर्म इंश्योरेंस को भी अलग समझते हो अभी। हाँ, मतलब एग्जैक्टली। एक मेडिक्लेम अलग करोड़ है, दस लाख टर्म रुपए इंश्योरेंस का अलग है। इंश्योरेंस की, देखिए अभी, हाँ, ऑब्वियसली ये तो मुझे भी पढ़ाना है आपको कि इंश्योरेंस का मतलब क्या होता है, कल को डेथ हो जाए तो ये मिलेगा, वो चलिए छोड़िए। तो ह्यूमन लाइफ वैल्यू हम पढ़ते हैं कि हम ह्यूमन लाइफ वैल्यू को क्या समझ रहे हैं, कि ह्यूमन लाइफ वैल्यू क्या होती है एक आदमी की। तो ये आपके क्लास मेट हैं जो 48 ईयर्स हैं, 60 ईयर्स तक रिटायर होंगे, तो कमाने के लिए कितने और साल बचे हैं इनके पास? 12। हाँ, 12 12। अभी सैलरी 36 लाख पर एनम है, 10% का एवरेज इंक्रीमेंट अभी एक्सपेक्टेड है। और अगर मैं डिस्काउंटिंग रेट, क्योंकि मुझे कंजर्वेटिव ही होना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा पैसा जनरली एफडी या किसी डेट फंड या ऐसी जगह इन्वेस्ट रहेगा, तो 7.5% पकड़ूं, तो बताइए ह्यूमन लाइफ वैल्यू क्या होगी नित्य बैरागी जी की। और इनके सेल्फ एक्सपेंसेस है 30%, यानी पीएमटी का 70% के लिए ही आपको निकालना है। जो भी ह्यूमन लाइफ वैल्यू आएगी उसमें से 1 करोड़ 10 लाख के लिए ऑलरेडी ये इंश्योर्ड हैं। तो बताइए कौन सा अमाउंट होगा जिनके लिए इन्हें एडिशनली इंश्योरेंस की आवश्यकता पड़ेगी। सर आपने वो डिस्काउंट रेट कैसे निकाला? नहीं है, मैंने अज्यूम किया है बस, ओके अज्यूम सर। किया है। 7%, 6%, वट एवर। इसमें इन्फ्लेशन कंसिडर करेंगे सर? इन्फ्लेशन कंसिडर तो करेंगे ना, यदि 10%। तो ओके। आप एक काम करिएगा, रेट माइनस इन्फ्लेशन होगा। अब ये मत समझिएगा कि हमेशा 10 में से ही 7.5 माइनस आएगा, अगर ये माइनस में आ रही है तो आने दो। लेकिन फॉर्मूला क्या है, रेट माइनस इन्फ्लेशन, तो रेट तो क्या है 7.5, और इन्फ्लेशन क्या है 10। तो चाहे नेगेटिव में आए, नेगेटिव में रेट ले लीजिए, फॉर्मूला अपने आप कंसिडर कर लेगा उसको, पर ऐसे मत कर दीजिएगा इन्फ्लेशन माइनस रेट, क्योंकि आपको लगेगा 10 में से 7.5 माइनस करना होता है, ऐसा नहीं। ठीक है, अब करिए, टेक योर टाइम एंड गिव मी द आंसर। आप तो एक्चुअली मैंने पहले एग्जिस्टिंग सम एश्योर्ड, बाद में मैं बता दूंगा ये क्या है। हम्म, टेक योर टाइम। रेट ऑफ रिटर्न अपन डिस्काउंट रेट लेंगे और इन्फ्लेशन रेट फिर कौन सा लेंगे? तो सैलरी बढ़ रही है। 10%। हम कहते हैं 2 करोड़, 2.34 करोड़ का इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। सर लेकिन पीएमटी आप क्या और कह रहे हो, ये जो है दोनों ही तो पॉजिटिव में लिखेंगे ना सर? पीएमटी तो पॉजिटिव में आएगा क्योंकि आप रिसीव करोगे ना। आराम से करिए, कुछ करना नहीं है, रियल रेट बनानी है, एनपीआर में 12 लेना है, पीएमटी में 36 लाख का 70% लेना है, फ्यूचर वैल्यू 0 और टाइप 1, बस एंटर मार दीजिए, आपके पास ह्यूमन लाइफ वैल्यू आ जाएगी। कोशिश करना, दिखना नहीं है, करना है हाथ से, है ना। गिव मी आंसर। हम्म। 36 लैक्स का 70% पीएमटी में लेना है ना सर? 3 करोड़ 44 लाख रुपए आ रहे हैं। 2200 रुपये आ रहा है, हाँ चलिए सर। देख लेते हैं, देख लेते हैं। सो रेट माइनस इन्फ्लेशन, सबसे पहले रियल रेट बनाइए, डिवाइड बाय 1 प्लस इन्फ्लेशन।
ठीक है जी, आप देखिए नेगेटिव में आने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, अपने आप वो कैलकुलेट कर लेगा। पर ध्यान रखिएगा रेट की जगह रेट ही आएगा। पीवी विद दिस रेट एनपीआर कितना लूं, क्योंकि आपको 12 कैश फ्लो का नुकसान हो सकता है ना फैमिली 12 को। पीएमटी विल बी इन पॉजिटिव 36 lakhs, 1 2 3 4 5 का यही 70% कर दीजिए, चाहे बाहर कर लीजिए, जैसे आपकी इच्छा हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। कॉमा जीरो कॉमा हुआ इकोनॉमिक वैल्यू ऑफ लाइफ आपकी आपकी आज की तारीख में सर ये है। यानी आज की तारीख में अगर कुछ हो जाए तो 3 करोड़ 44 लाख रुपए का एक मुश्त नुकसान है जो कि फैमिली में कंट्रीब्यूट हो सकता था। तो या तो अब क्लाइंट इसको अपने एसेट से करे, तो ये तो कोई ये दिस इज नॉट एडवाइजेबल। दैट्स व्हाई पीपल टेक इंश्योरेंस एंड ट्रांसफर दिस रिस्क टू समवन एल्स। तो आउट ऑफ 3.44 करोड़ इज अप्रोक्सीमेटली इंश्योर्ड विद 1.10 करोड़। शॉर्टफॉल है सर आपको काफी, है ना, अप्रोक्सीमेटली 2.30 करोड़ का शॉर्टफॉल है। आप आर एबल टू अंडरस्टैंड दिस? यस सर। तो जो आपकी ह्यूमन लाइफ वैल्यू है आज की, उसके हिसाब से आप एडिक्वेटली इंश्योर्ड नहीं। ठीक है, तो वी हैव लॉट ऑफ इंश्योरेंस एडवाइजर इन आवर क्लास, यू कैन टेक हेल्प एनी वन ऑफ देम। सर एक मेरा भी निकाल के बताना सही आपका तो आप तो ओवर इंश्योर्ड ही होंगे मेरे हिसाब से। नहीं सर, ये ले नहीं हेल्थ सकते। इंश्योरेंस होना चाहिए क्या अपना इतना? नहीं, इंश्योरेंस हेल्थ पे नहीं आया इंश्योरेंस अभी अलग तक, चीज है। ये लाइफ इंश्योरेंस की बात है। ह्यूमन लाइफ वैल्यू, एक आदमी की ह्यूमन लाइफ को कौन कवर कर सकता है? लाइफ इंश्योरेंस। लाइफ इंश्योरेंस, ओके। ठीक है, हालांकि मैं प्रोडक्ट्स पे नहीं आया हूं अभी, और डिटेल में पढ़ाऊंगा आपको, क्योंकि कैलकुलेशन इसी में इन्वॉल्व है, इसलिए पहले ले रहे हैं। ठीक है, तो ह्यूमन लाइफ वैल्यू को कौन कवर कर सकता है? लाइफ इंश्योरेंस। हेल्थ इंश्योरेंस इट फॉर मेडिकल दिस थिंग, राइट, इट इज नॉट रिलेटेड टू नेचुरल डेथ, और फिर आपको एक मुश्त बड़ा पैसा देता है, वो हेल्थ इंश्योरेंस नहीं देता है। इन शॉर्ट एडिक्वेटली, आपको में कितने को लगता है कि मैं एडिक्वेटली इंश्योर्ड हूँ? प्लीज रेज योर हैंड। आप कमा रहे हैं, आपको लगता है कि मेरे को जितना इंश्योरेंस होना चाहिए उतना है मेरे पास? I doubt, sir. नो कॉन्फिडेंस, राइट, यू आर नॉट कॉन्फिडेंट इनफ। तो एक काम करिए, समझ में आया मेरी बात आपको, राइट? आप सब लोग जो भी कमा रहे हैं और कमा नहीं भी रहे हैं तो भी कुछ तो कंट्रीब्यूट कर रहे होंगे। अगर आप लाइफ में हैं, घर में भी काम कर रहे हैं, तो आपके रहने से कितना कुछ बचता है वो भी तो आपकी वो है। अब अगले 5 मिनट में आप सब अपनी ह्यूमन लाइफ वैल्यू कैलकुलेट करिए अपने हिसाब से, किसी को शो नहीं करना है, और कौन ऐसा व्यक्ति है जो एडिक्वेटली इंश्योर्ड है, और अपने हिसाब से करिए। ये एक्सपेंस कितना लेना है आपको, हो सकता है आप 40% सेल्फ एक्सपेंस कर रहे हो, 30 कर रहे हो, वो भी आप अपने हिसाब से लो। सब कुछ आप अपने हिसाब से लो, ऑन द बेसिस ऑफ इनकम सर यू ऑल कैलकुलेट ईएमआई लाइफ। वगैरह को इसमें से क्या अभी माइनस करें या बाद में करें? इतनी जरूरत ही नहीं है ना ईएमआई की, इस बात को समझिए आप। क्योंकि अगर ईएमआई भी दोगे तो किस में से दोगे नितिन जी? दोगे तो इनकम में से ही ना। तो जब आप इनकम बेस्ड मेथड अपना लेते हो तो ये सारा का सारा ही कवर कर लेता है, कंप्लीट। भाई आने वाले जो भी खर्चे हैं, वो जो भी है, हाँ ये जरूर है कि जो आपकी आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटीज एज ऑन डेट खड़ी है, उसको जरूर ऐड कर सकते हो, क्योंकि वो तो फ्यूचर कैश फ्लो में से ऑफसेट होगी नहीं। वो तो अगर आज करनी है तो वो आज ही ऑफसेट होगी। बट ईएमआई वगैरह तो जाएगी तो फ्यूचर कैश फ्लोज में से, वो जो वो फ्यूचर कैश फ्लो क्या है? अल्टीमेटली वो आपकी इनकम लायबिलिटीज, ही है, लायबिलिटीज। लेकिन जाएगी तो इनकम में से ही ना। हाँ, जाएगी। और सर जब इसमें जाएगी इनकम में से, ये वाली बात है। डिस्काउंट रेट और वो क्या लेना है इस केस में? कुछ भी नहीं, 6 to 7% के बीच में। आप एक बार फिक्स कर दो कि इस रेट पे निकाल के देखो तो निकाल लेती है। ठीक है, 6.5 पे निकाल दी। अपनी Sir, एज, अपनी रिटायरमेंट एज, ये सब आपको पता है, अपनी ग्रॉस इनकम आपको पता है, एक्सपेंसेस आपके कितने हो रहे हैं सेल्फ, वो सर आपको एक पता बार है। वापस से वो कैलकुलेशन शीट दिखाइए ना सर। हाँ sure। ये 3 crores 44 वाला सर, मेरा दूसरा 70%। अच्छा, ठीक, अगर रेट में दिक्कत, रेट में अगर गलती है तो फिर ये गड़बड़ हो टू जाएगा। पॉइंट थ्री टू मेरा आया था सर, सो दैट्स सर वाई। माइनस में आ रहा है, नहीं आ रहा आपको? पहले तो नहीं, बताइए। माइनस नहीं आ रहा है सर।
तो इसका सर मतलब फिर इंक्रीमेंट क्या लेवल? 10% में 7.5 माइनस कर दिया, जबकि करना चाहिए रेट माइनस इन्फ्लेशन सर। तो ओके रेट ओके क्या है? सेवन 7.5। फाइव ये बात मैंने सर बोली भी थी। सिक्स या पॉइंट फाइव नोटेड इन्फ्लेशन डाउन माननी है या रिटर्न मानना है? मानिए आप, इन्फ्लेशन सर तो आप अपने हिसाब से देखिए, ये रिटर्न मानिए आप। इन्फ्लेशन भी आप फिक्स कर दो, थोड़ा सा कर लें उसको। इन्फ्लेशन देखो आप अपने अपनी है, मतलब किसी इंडस्ट्री में 5 से 6% बढ़ता है, किसी में 7 से 8 बढ़ता है, किसी में 10% से बढ़ता है। मेरे हिसाब से वो तो आप अपने हिसाब से कंसिडर करेंगे, ज्यादा बेटर है। अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग है ये तो। डिस्काउंट रेट तो फिक्स की जा सकती है, क्योंकि ये माना जा सकता है कि जो फैमिली है वो इसी पे डिपॉजिट करेगी पैसा। इन्फ्लेशन सर अपनी लाइफ स्टाइल के हिसाब से रहता है, सबका अपना अपना। इनकम बेस्ड मेथड से कर रहे हैं अभी तो। आपको जो आपकी इनकम है ना, उस पे हाँ। कितनी ग्रोथ होगी वो आपको मोटा मोटी मानना है, ठीक है। इवन 10 मिनट भी लगेंगे मुझे चलेगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। जस्ट वांट दैट दिस कॉन्सेप्ट शुड बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। और उसके बाद मैं आपसे जरूर जानना चाहूंगा कि आप में से लोग कितने एडिक्वेटली इंश्योर्ड हैं, और जो स्टूडेंट हैं वो अपने पेरेंट्स का निकाल सर सकते हैं। इंक्रीमेंट कैसे लूं बिकॉज देयर इज नो सच इंक्रीमेंट इन बिजनेस एंड ऑल ना, मतलब किस तरीके से ले लूं उसको? इंक्रीमेंट जो किसी ने कहा है आपको, मान लीजिए जो आपकी इनकम में ग्रोथ होती है, या मैं कोई बिजनेस कर रहा हूँ, मुझे पता है कि हर साल हाँ पाँच टेन दस परसेंट जो भी परसेंट इंक्रीमेंट लगना है एवरेज, बस वही। बहुत कम आया है सर, हम्म। बहुत कम आया है। इनकम लिया आपने प्रॉपर? हाँ नहीं मतलब 15 करोड़ होना चाहिए, है बहुत कम। है कम, अच्छा होना ज्यादा चाहिए। तैतीस मैंने परसेंट आपको ना बहुत कम आया है तो मुझे लगा ज्यादा है, आया कम है। मैं करोड़ देने से पहले कितने करोड़ चेकिंग करता हूँ, मैं दे देते कि 15 करोड़ इजीली। सर एक बार डिस्काउंट रेट समझाए ना, डिस्काउंट रेट किसको बोल रहे हैं आप? कोई बोल रहे हैं सर? हाँ रिटर्न रिटर्न, मैं डिस्काउंट रेट रिटर्न बोल देता हूँ बस, ठीक है। हाँ। अच्छा। लिखा हुआ आ सकता है एग्जाम में डिस्काउंट रेट, ध्यान रखिएगा। ठीक है, मतलब जो रेट में मेरा पैसा बढ़ेगा उसी को इन्वेस्टमेंट रिटर्न होगा, रेट। हाँ। बढ़ेगा तो, अरे बढ़ेगा तो इंक्रीमेंट बोलूंगा, इन्फ्लेशन बोलूंगा। सर डिस्काउंट रेट का मतलब सैलरी का होता है जो जिस इंक्रीमेंट होगा रेट, उसको क्या बोलेंगे? इंक्रीमेंट रेट बोलेंगे ना? इंक्रीमेंट बोलेंगे उसको, इन्फ्लेशन अल्टीमेटली वो इन्फ्लेशन हो गया ना आपकी सैलरी का। हाँ। इस और रिटर्न रेट पे किसको बोल फैमिली रहे हैं? पैसा डिपॉजिट करेगी, आप किसी की फैमिली आदमी के डेथ के बाद एफडी में इन्वेस्ट करेगी, तो उस एफडी के उसको रेट को आप डिस्काउंट रेट बोलेंगे या डिस्काउंट रिटर्न बोलेंगे, ठीक है। सर डिस्काउंट रेट मतलब बेसिकली रेपो रेट या फिर एफडी का रेट? FD का रेट, मतलब रेपो रेट नहीं। डिस्काउंट रेट में तो बेसिकली बैंक रेट हम लोग वही लेके चलेंगे ना? बहुत सिंपल से, नहीं नहीं उस पे मत जाइए उस कॉन्सेप्ट में। रिस्क फ्री रेट बोल सकते हैं इसको, जीसेक का रेट। हाँ बोल लीजिए जी इसको। आप तो ये समझिए, इस रेट को बाकी रेट से मत जोड़िए। आप तो फाइनेंशियल प्लानिंग में समझिए कि ये वो रेट है जिस पे आदमी के जाने के बाद उसकी फैमिली उस पैसे को इन्वेस्ट करेगी। और कहाँ इन्वेस्ट करेगी? जहाँ जनरली कंजर्वेटिव इन्वेस्टमेंट्स में करेगी ना। जब किसी को, किसी की डेथ के बाद अगर किसी को रेगुलर कैश फ्लो चाहिए तो वो किसी इक्विटी इंस्ट्रूमेंट में तो करेगी नहीं। कहाँ करेगी वो फैमिली इन्वेस्ट? इन एक कंजर्वेटिव प्रोडक्ट जहां पे गारंटेड रिटर्न्स मिल पाए। अब उस रिटर्न को रिटर्न बोल लीजिए, डिस्काउंट रेट बोल लीजिए। डिस्काउंट रेट क्यों बोलते हैं? क्योंकि अल्टीमेटली पीवी का फॉर्मूला क्या करता है, किसी रेट से फ्यूचर कैश फ्लोज को डिस्काउंट करके प्रेजेंट पे लाता है, इसीलिए इसको डिस्काउंट रेट भी बोलते हैं। आई होप आई एम क्लियर नाउ, ठीक है। तो किसी भी बैंक रेट से, रेपो रेट से, माई बोर्ड से, लाई बोर्ड से जोड़ने की आवश्यकता नहीं, ठीक है। सर ये हर साल का 6.5% डिस्काउंट रेट, मतलब इससे अपन को वो कैश फ्लो मिलेगी ना, इसका मतलब ये हुआ ना? यूएस का, इससे है आपको ना? कैश फ्लो मिलेगी, हाँ। हर साल अपन को 6.50 से अपन को वो मिलेगा, कैश फ्लो। कैश फ्लो मिलेगा, नहीं होगा। ओके।
निकालिए अपना इंश्योरेंस, निकालिए आप लोग सब, एंड रेज द पीपल हु आर एडिक्वेटली इंश्योर्ड, वो वाले लोग हाथ खड़े करें। भले अगर आपका 10, 20, 25% का भी हेयर एंड देयर है तो चलेगा, तो भी आप एडिक्वेटली इंश्योर्ड हो। यानी यहाँ 100 रुपए आ रहा है, आपके पास 70 का भी है, 60 का भी है, तो भी कोई दिक्कत नहीं। पर कितने लोग हैं जो 60, 70% तक इस कैलकुलेशन में कवर्ड है, वो इंपॉर्टेंट है। हम्म। ऑलरेडी स्टार्टेड रिसीविंग मैसेज, कम है सर। हरीश जी, 70% कवर है आपके पास, वेरी गुड। वेरी फ्यू पीपल आर देयर में से। 33% कवर ऑफ HLV, कुंदन। एनीबडी एल्स वुड लाइक टू, एनी फीडबैक? चलिए करिए, 5 मिनट और लीजिए। हरीश जी, म्यूचुअल फंड सर सेल कर रहे हैं, ऊपर से इंश्योरेंस भी सेल कर रहे हैं लगता है ना हरीश जी? मयंक मिश्रा जी, 50%। ठीक है, ओके। सर किसी ने ये लाइफ इंश्योरेंस लिया ही नहीं होता, वो तो पूरा ही कम है ना। भगवान ये ही सही मानेगा। क्वेश्चन। नहीं लिया तो फिर कुछ भी नहीं है, फिर तो ऐसे ही जैसे आप बिना हेलमेट की गाड़ी चला रहे हो। चल। सर मेरा जो फिगर आया ना, हम्म। उस फिगर को अपन किससे माइनस करेंगे? एग्जिस्टिंग इंश्योरेंस को उससे माइनस कर देंगे। अगर है तो कर दीजिए फिर। 50 लाख का है, सो 2 करोड़ 61 लाख 77,000 है, उससे मैं माइनस कर दूंगा 50 लाख, तो वो मेरे को इंश्योरेंस लेना है। हाँ, मतलब वो आपकी ह्यूमन लाइफ वैल्यू है जो अनकवर्ड है बेसिकली। तो बेसिकली मुझे कवरेज 2 करोड़ 61 का लेना है एट ये दिस आइडियली लेना चाहिए एज। आपको। ओके। आई ओपनर है या नहीं, फॉर सम ऑफ यू? हम्म। है सर, है आई ओपनर। 30% और लेना पड़ेगा। फिर सर अपन ये किस तरीके का पॉलिसी लेंगे देन, वो कैसे देखिए, डिसाइड हम करें? प्रोडक्ट में जाएंगे, विल ओके। अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग, राइट? बट सी, when you are dealing with the with other people, right, and they, when you go to sell them insurance, 25 लाख का ले लीजिए, 50 लाख का ले लीजिए, बट पीपल आर नॉट इवन नो देयर वर्थ। उनको पता ही नहीं है कि अगर उनकी कल को उनकी डेथ हो जाए तो किस तरीके से फैमिली सफर करने वाली है आगे, राइट? So this is very very important to at least calculate your
actual worth if somebody died today. And that is what the objective of this exercise. कुछ आपके पीछे से आवाज आ रही है, ठीक है? So any question till now, anyone? सर एक क्वेश्चन है, हम्म मतलब आदमी को एक एज सर्टेन एज के बाद सब कुछ है तो उसको इंश्योरेंस लेना चाहिए। ओके, गुड क्वेश्चन। कितने एज है उसकी? चलिए उसको तो लेकिन अभी ये कैलकुलेशन में क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अभी तक इंश्योरेंस ही नहीं समझते, तो वो तुम्हें डेफिनेटली आई विल गिव यू द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इन द डिस्कशन। बट अभी यहाँ तक की कैलकुलेशन में किसी को दिक्कत की ह्यूमन लाइफ वैल्यू कैसे कैलकुलेट की जाती है? चलिए, यार एक क्वेश्चन आ रहा है मन में, एक बार पूछूं सर? मेरा भी एक क्वेश्चन था सर। अभी सिर्फ यहीं तक होगा तो ज्यादा बेटर है, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं, हाँ सर, अपन स्पेशली उसमें स्टूडेंट जो नहीं पीएमटी जानते हैं इंग्लिश। 12 क्यों ऐड करते हैं? क्या ऐड करते हैं? पीएमटी जो सब कैलकुलेशन में एचएलवी कैलकुलेट करते हैं तो पीएमटी सिर्फ 12 क्यों डालते हैं? मतलब समझा नहीं। जो अपन एचएलवी कैलकुलेट किए ना एक्सेल में, हम्म उस पे अपन जब कैलकुलेशन करते हैं, प्रेजेंट वैल्यू जब निकालते हैं तो उस पे हम लोग सॉरी एन पर जो लेते हैं 12 क्यों लेते हैं? 12 क्यों लेते हैं? अच्छा सवाल पूछा। 12 इसलिए लेते हैं गजेंद्र, क्योंकि ये 12 इज नथिंग बट इट इज रिटायरमेंट एज माइनस करंट एज। अच्छा, अब ये इस सिचुएशन के लिए 12 हो गई। आपकी सिचुएशन अगर ये है, व्हाट इज 24 योर एज? आई एम प्रेजेंटली 36 और 24 लेफ्ट टू करंट रिटायर। करंट एज माइनस रिटायरमेंट या एज। For you, this is 24, right? So ओके it is not 12 always. It is ओके basically differ person to person, ठीक है ना? तो जब मैंने स्टार्ट किया तो मैंने बताया था कि एनपीआर क्या होगा, रिटायरमेंट एज माइनस करंट एज। ओके ओके नाउ सो इट इज नॉट ऑलवेज कि ये 12 ही रहेगा सबके लिए, ठीक है? ओके सर, ओके गॉट इट। तब तो जैसे सर मैंने फिर और अमाउंट पीछे बढ़ वाले गया। पीछे वाले क्वेश्चन में देखिए मैंने क्या किया था, 25 लिया था। देखो वो क्यों लिया था, क्योंकि मैंने 35 एज मानी थी और रिटायरमेंट 60 पे माना था, करेक्ट करेक्ट। ठीक है? डू यू हैव एनी चेंजेस इन योर फिगर नाउ? फर्स्ट चेंजेस सर, 7 करोड़ 27 lakhs। बाप रे, अच्छा। बिकॉज अभी जो इंश्योरेंस एडवाइजर है उसके पास अगर जाएंगे तो क्या हाँ, बोलेगा सर? मैं तो मतलब आई ऑलवेज फील कि दिस प्रोडक्ट इज यूजलेस, शुड नॉट थिंक अबाउट इट। वो भी बाय फोर्स मैंने एक टर्म प्लान लिया था, दैट्स ऑल। सर कोई कोई अगर इंश्योरेंस का यहाँ पे एजेंट है, उसको ये थोड़ा सा क्वेश्चन तो फेस करना पड़ता है सर, जे सर आपको ये लेना चाहिए, तो उस टाइम क्लाइंट का क्या आंसर रहता है वो मेरे को जानना का है। बताइए भाई। इफ देयर इज He's प्रेजेंट asking you when you go to इंश्योरेंस। the clients and then you advise them to buy this much of insurance, what they say कि 7 करोड़ तो नहीं लगता है मुझे मेरी वर्थ है, उसको खुद को भी नहीं पता होता, right? कि मेरे जाने चलिए से सर, 7 करोड़ का नुकसान हो इंडिया सकता में अभी पूरी फाइनेंशियल प्लानिंग के ऊपर पूरा वर्क हुआ ही नहीं है, कुछ ही लोग हैं जो कर रहे हैं। तो क्लाइंट को जो है। सर ने बोला अभी, राहुल सर ने, भाई क्लाइंट को ही नहीं पता होता है उसकी वर्थ 7 लाख करोड़ पे है एक्चुअली। और जब आप कैलकुलेशन बताते हो तो जरूरी नहीं माने आपकी बात को भी। व्हाट इफ कि क्लाइंट का वोट केप्ट चेंजिंग? अभी ऐसा भी तो हो सकता है कि अभी उसका वोट इस फाइनेंशियल ईयर पकड़िए आप 5 करोड़ है, नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर माइट बी बिकॉज ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड एवरीथिंग गेट्स ये मतलब डिसॉल्व, So it तो उस used to समय always शायद। happen Gajendra in the नहीं, beginning वही तो itself सर कि ने समझाया ना, वही तो सर ने समझाया, करंट का लेना है। सर ने अपने को स्टार्टिंग नहीं में नहीं वही नहीं, समझाया, is करंट is का। is no no no, his question is very relevant. So right now answering your question Gajendra, that it is a हाँ। regular process. So यस। let's say if I take my example, I took my first life insurance in 2007 when I was, I think, how many years old? 25 years old, not married. Then I took my second insurance when I left my job in 2012. Then I revised my insurance in 2020. रिवाइज मतलब एडिशनल मैंने उसको, तो इन टेकिंग इंश्योरेंस इज अ रेगुलर प्रोसेस। ऐसा नहीं है कि आपने इंश्योरेंस प्लानिंग में एक ही बार ले लिया। इफ योर लाइबिलिटी इंक्रीजेस, योर इनकम इंक्रीजेस, यू कैन रिवाइज आल्सो आफ्टर सम टाइम, मल्टीपल ले सकते हैं। यू कैन टेक अनदर पॉलिसी, राइट?
पर ऐसा नहीं है कि हर साल अपना इंश्योरेंस प्लानिंग को रिवाइज करते हैं, इसलिए फाइनेंशियल एडवाइजर की जरूरत होती है। वो आपको बोलता है कि ठीक है, 2-3 साल देखते हैं आपकी इनकम का फ्लो कैसा है, बढ़ रहा है, कर रहा है। तो अगर कोई सब्सटेंशियल डिफरेंस आ जाता है आपकी इनकम में, then they will suggest you to take some other insurance. Now please start doing this question, everyone. So let me explain you. Arvind Mehra is 35 years old. 14 लाख का ग्रॉस सैलरी है, 60 साल पे रिटायर होंगे। अब देखिए क्या क्या माइनस करेंगे इस पीएमटी में, किस किस को सेल्फ एक्सपेंसेस मानेंगे, प्रियंका आप बता पाएंगे मुझे? ऊपर से देखिए किस किस को सेल्फ एक्सपेंस मानेंगे, पीएमटी में से क्या क्या माइनस कर देंगे आपकी, ये तो नहीं चाहिए हमको। दिस प्रोफेशनल टैक्स, यस और नो? प्रोफेशनल टैक्स माइनस हो यस। जाएगा, इनकम टैक्स माइनस माइनस। हो जाएगा, उसका खुद का मेंटेनेंस एक्सपेंस 1.5 लाख रुपया है। वो भी हो माइनस। जाएगा माइनस। लाइफ इंश्योरेंस सेल्फ, यस माइनस हो जाएगा, क्योंकि वो दुनिया से चला जाएगा तो प्रीमियम जाना बंद हो जाएगा। बिल्कुल ना। लेकिन लाइफ इंश्योरेंस स्पाउस और ये सब ये पे डॉटर करने वगैरह, पड़ेंगे, तो ये माइनस ये नहीं करेंगे। ये तो माइनस नहीं करोगे ना, क्योंकि अगर कल को कुछ हो जाएगा ये तो पे करना तो ही है। तो ये प्रीमियम तो पे करने ही पड़ेंगे उसमें से। तो ये कितने पैसे माइनस कर दीजिए इस 14 लाख में से, ये ये और फिर उसको पीएमटी बना लीजिए। तो 4 लाख डिस्काउंट रेट कितनी 31। दी हुई है? 9%। और सैलरी ग्रोथ कितना दिया हुआ है? 6%। 6%। बताइए कितना उसका HLV होगा, चलिए बताइए, आराम से करिए, जल्दीबाजी नहीं। इसके बाद मैं सॉल्व करूंगा इस क्वेश्चन को आपके सामने, आराम से करिए। सर इसमें इंश्योरेंस सबका तो ऐड करके ले लेंगे ना वैल्यू, मतलब वो जो सम एश्योर्ड, क्या कह रहे हैं? सम एश्योर्ड का सम एश्योर्ड जो है सर इंश्योरेंस का 25 लाख, 7 लाख, 3 लाख, टोटल 30 लाख सम एश्योर्ड ले लेंगे ना। नहीं नहीं, प्लीज अंडरस्टैंड दिस। अभी आपको सिर्फ HLV निकालनी। ओके। अभी सम एश्योर्ड पे किसी भी मत जाइए, इसको इग्नोर करिए अभी, हाल फिलहाल मैं बताऊंगा। अभी तो सिर्फ जो मैंने कैलकुलेशन समझाई है एन, डन सर, तो आपको डन। आपको पीवी निकालना है सिर्फ। पीवी में एनपीआर क्या हो जाएगा? 60 - 35 है ना? कितना आ गया? 25। अगला रेट क्या हो जाएगा? रियल रेट बनाना पड़ेगा 9% और 6% से। तीसरा एक और चीज चाहिए, वो सिर्फ पीएमटी चाहिए। मैंने कहा 14 लाख में से 1, 2, 3 और 4, ये 4 चीजें माइनस करिए और आपका आंसर आ जाएगा। देखिए क्वेश्चन आपको इस फॉर्मेट में इसलिए कराने पड़ते हैं ताकि आपको ये पता हो कि कौन सा रेलेवेंट डेटा है। तो आपसे ह्यूमन लाइफ वैल्यू पूछी गई है, तो सिर्फ अभी आपको टोटल ह्यूमन लाइफ वैल्यू बतानी है। ओनली ह्यूमन लाइफ वैल्यू बताइए, 1.76, 1.766। लेट्स डू दिस। ये मुझे कैलकुलेशन करने के लिए प्रेजेंट वैल्यू ध्यान से दीजिएगा। तो मुझे चाहिए एनपीआर, पीएमटी और रेट। तो एनपीआर है रिटायरमेंट एज माइनस करंट एज। रिटायरमेंट एज कितनी है? 60। करंट एज कितनी है? 35। यानी कैश फ्लो का नुकसान आने वाले 25 साल के लिए होगा अगर आज डेथ हो जाए तो।
PMT का मतलब ये है कि कितना कैश फ्लो हर साल नुकसान होगा, कितने कमा रहा है सामने वाला, 14 लाख, इंडेक्स 14 lakhs में से कितने पैसे घर नहीं आ रहे थे। सर 6,000 रुपए ये टैक्स में चले गए, 2.5 लाख ये चले गए, 1.5 लाख रुपए खुद पे खर्चा कर रहा था, 25,000 रुपए खुद का प्रीमियम दे रहा था, बस ये चार चीजें ही है। 4,31,000। चार को जोड़ देते हैं तो 6,000 खुद खर्च टैक्स, 25,000 एक टैक्स, 1.5 लाख रुपया बेसिकली पर्सनल मेंटेनेंस एक्सपेंस हो गया, और ये 2.5 लाख है, सॉरी, दिस इज 2,50,000, एंड देन 25,000 रुपीज अपनी पॉलिसी का पैसा। तो अपनी पॉलिसी का पैसा इसलिए कि अगर कल को डेथ हो जाए तो खुद का तो पॉलिसी बंद हो जाएगा, तो पैसा देना ही नहीं पड़ेगा। तो टोटल ये 4,31,000 रुपीज जो थे वो बेसिकली खुद पे ही खर्चा हो रहा था, फैमिली में नहीं हो रहा था कंट्रीब्यूशन। तो नहीं हो रहा था, तो नेट ऑन नेट कितना नुकसान हो रहा है उसके जाने से हर साल का, ये हो रहा है। PMT आपके सामने है, पीरियड आपके सामने है। अब सवाल आता है कि किस रेट से डिस्काउंट किया जाएगा, तो बोला गया कि डिस्काउंट रेट 9% है, लेकिन सैलरी 6% से बढ़ेगी। तो बात को ये क्लियर होना चाहिए कि अगर सैलरी 6% से बढ़ेगी तो इसको एडजस्ट करना पड़ेगा रेट में, और फॉर्मूला है रेट माइनस इन्फ्लेशन डिवाइड बाय 1 प्लस इन्फ्लेशन। अब इन्फ्लेशन क्या होगा, सैलरी का ग्रोथ रेट ही इन्फ्लेशन होगा। प्रेजेंट वैल्यू विद दिस रेट विच इंक्लूड द सैलरी ग्रोथ रेट इन्फ्लेशन रेट, और तो पीरियड है 25 साल। PMT 14 लाख लूं या 9,69,000 लूं? 969। 969। 969, क्योंकि वो नेट कंट्रीब्यूशन आ जाएगा, कॉमा जीरो, और हमेशा बोला है टाइप विल बी 1 इन केस ऑफ इंश्योरेंस। यानी 1.76 करोड़ इसका ह्यूमन लाइफ वैल्यू है, जिसके लिए लाइफ इंश्योरेंस कवर लेना चाहिए।